झारखंड के मुंडा शहर के बीचों बीच बने पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले भीड़ लगाए खड़े थे। सभी गेट पर धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई पुलिस की 2 कारें आकर रुकी, जिसमें पीछे वाली कार में मिस्टर देवराय मौजूद थे। इधर जैसे ही मीडिया रिपोर्टर्स की नजर मिस्टर देवराय पर पड़ी तो उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक रिपोर्टर ने मिस्टर देवराय से सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर देवराय, क्या वो सारी अफवाहें सच हैं जो शहर में आग की तरह फैल रही हैं? इसी सवाल के साथ मिस्टर देवराय के कानों में 2-4 और सवाल पड़े, जिनमें से एक सवाल ने मिस्टर देवराय का दिल चीर डाला। मिस्टर देवराय, इंस्पेक्टर विक्रांत की जैसे डरपोक और कायर पुलिस वालों के साथ आप क्या एक्शन लेंगे? मिस्टर विक्रांत चाहते तो वो उस लेडी को बचा सकते थे, क्या आप उन्हें सस्पेंड करने वाले हैं? एक के बाद एक सवाल से तंग आकर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मिस्टर देवराय की कार अंदर आते ही पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया, जबकि बाहर खड़े मीडिया वाले अभी तक चिल्ला रहे थे। मिस्टर देवराय ने जल्दबाजी में कार से उतरते हुए कहा, मीडिया वालों तक बातें कैसे पहुंच गई? पता नहीं सर, आधे घंटे से ये सब यहीं खड़े, समझ नहीं आ रहा इन्हें कैसे भगाएं। कांस्टेबल ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं कुछ मत करो, खड़े रहने दो, गर्मी है, अपने आप ही सब भाग जाएंगे। इतना कहकर मिस्टर देवराय अंदर आए और अपने कदम कैबिन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मिस सनाया और बाकी फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर देना कि मीडिया वाले खड़े हैं, वो जब मीटिंग के लिए आए तो बैक गेट से आए। फिर अचानक मिस्टर देवराय चलते हुए रुके। उन्होंने पीछे देखकर कांस्टेबल से पूछा, विक्रांत कहाँ है? वो अपने कैबिन में है, आप कहीं तो बुलाऊं? कांस्टेबल ने जवाब देते हुए विक्रांत के कैबिन की तरफ इशारा किया तो मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं रहने दो। झारखंड के कोलायत पुलिस स्टेशन में आज हलचल तेज थी और इसकी वजह थी सुबह की एक घटना, जिसने विक्रांत जैसे बहादुर और निडर ऑफिसर को भी डर का एहसास करवा दिया। जिस विक्रांत की मिसालें दी जाती थी, आज उसी विक्रांत ने खुद को अपने कैबिन में बंद कर लिया था। दोपहर के 3 बजने को आए थे, लेकिन कोलायत पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल अभी भी गर्मा गर्म है। स्टेशन के अंदर एक लड़की तेजी से कॉरिडोर से होते हुए जा रही है। उसने अपने हाथ में 2 फाइल पकड़ रखी हैं। लड़की दिखने में निहायत ही खूबसूरत और नाजुक फूल सी कली जैसी थी, जिसके कंधे तक आते बाल हवाओं संग लहरा रहे थे। 3 स्टार की पुलिस वर्दी उसकी ताकत बयान कर रही थी। वो सामने विक्रांत देवराय नाम की नेम प्लेट की कैबिन के बाहर जाकर रुकी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अंदर कैबिन में एक आदमी हाथों के बल सर रखे बैठा है, जो कि दिखने में बड़ा ही स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहा है। हल्की सी बियर्ड उसकी जॉलाइन के साथ परफेक्ट मैच कर रही है। पुलिस वाला होकर भी फॉर्मल ड्रेस में वो किसी चिंता में बैठा था। लड़की ने आवाज लगाते हुए कहा, यार विक्रांत, आधे घंटे में मीटिंग होने वाली है और तुमने अभी तक, पता है 3:30 बजे मीटिंग है। लड़की की बात पूरी होती उससे पहले ही विक्रांत ने हाथ ऊपर करके चुप रहने का इशारा किया। फिर 1-2 मिनट का टाइम लेकर विक्रांत ने दर्द भरी आवाज में कहा, रोही, मैं उसे बचा सकता था। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी, मैं उसे सच में बचा सकता था अगर मैं। इससे आगे विक्रांत कुछ नहीं बोल सका, लेकिन रोही ने विक्रांत की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, विक्रांत, तुम अभी तक उसी बात पर अटके हो? यार, इट्स ह्यूमन नेचर। डर हम सबको लगता है, इट्स नॉट बिग डील, जस्ट रिलैक्स, ओके? नहीं, ये बिग डील है, हमारे लिए तो है। हम कॉप्स हैं, हमारी ड्यूटी है लोगों की हेल्प करना, उनकी जान बचाना। बट विक्रांत कहते हुए रुका और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बट एज अ कॉप आई एम फेल्ड। ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। केस सॉल्विंग सक्सेस रेशियो में अभी भी तुम पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर हो। तुम्हें हर दूसरे साल द कॉप्स अवार्ड मिलता है। तुम बेस्ट हो, बिलीव मी, यू आर द बेस्ट आई हैव एवर मेट। रोही ने विक्रांत को समझाते हुए कहा, लेकिन रूही की इन बातों का विक्रांत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विक्रांत ने सिगरेट जलाते हुए कहा, मैं जो फील कर रहा हूं उसका 1% भी तुम या कोई और फील नहीं कर सकता। मेरे जहन से वो औरत जा ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग में चिपक गई है।
मुझे हर जगह उसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। ओके, रिलैक्स हो जाओ और मुझे आराम से बताओ, एक्चुअली में सुबह क्या हुआ था? जब से आई हूँ सबके मुंह से अलग अलग कहानी सुनने को मिल रही है। मिस अनाया से भी मैंने जानना चाहा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। जो भी इंसान स्पॉट पर था सबके सब मुझे डरे हुए नजर आ रहे हैं। रूही ने विक्रांत से कहा तो वो बस रूही की तरफ एकटक देखता रहा। रूही 1-2 मिनट बाद कहने लगी, मैं कोई विक्टिम नहीं हूं, प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। इतना कहकर विक्रांत ने सिगरेट का आखिरी कस लिया और फिर सामने पड़ी एस्ट्रे में उसे बुझाया, जिसके बाद उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा तो तैयार हो सुनने के लिए कि सुबह क्या हुआ था? हाँ जरूर। रूही के हाँ सुनते ही विक्रांत सुबह के हादसे में खो गया। तकरीबन सुबह के 5 बज रही थी। कार की रफ्तार तेज और हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। विक्रांत अपनी धुन में कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। जहां एक और विक्रांत की कार पुलिस स्टेशन के एरिया में एंटर हुई तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बैक गेट पर पुलिस वाले की एक बाइक आई। जैसे ही उस पुलिस वाले की नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ी, वो हेल्प मांग रही थी, पर उसे देख वो पुलिस वाला बेहोश होकर बाइक समेत सामने की दीवार से जा टकराया। ये देखकर वो हेल्प मांग रही औरत जोर जोर से हांफने लगी, लेकिन तभी उसे वापस से अपने दर्द का एहसास हुआ और इसी के साथ उसके कानों में कार के आने की आवाज पड़ी। उसने एक उम्मीद से पीछे देखा, वो उस कार की तरफ भागी। ये कार किसी और की नहीं बल्कि विक्रांत की वही ब्लैक पजेरो थी। अचानक विक्रांत को अपनी कार के आगे एक खाल उधड़ी बॉडी दिखी, जिसे देखते ही विक्रांत ने एकदम से कार के ब्रेक लगाए। कार हल्की से स्लिप होते हुए रुकी और हेडलाइट्स की रोशनी उस सामने खड़ी बिना खाल वाली औरत पर पड़ी, जिसे देख विक्रांत को समझ पाता कि ये उसने क्या देख लिया है। उससे पहले ही वो औरत विक्रांत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए चीखने लगी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, ये दुनिया उसके कब्जे में है, प्लीज बचा लो। उस औरत को अपने करीब आता देखकर विक्रांत कार से उतरकर पीछे हटने लगा, जैसे विक्रांत का दिमाग ही काम करना बंद हो गया हो। और जब वो पीछे हट रहा था तभी अचानक विक्रांत स्ट्रीट लाइट पोल से टकराकर नीचे गिर गया। मुझे बचा लो, ये दुनिया उसके कब्जे में है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, औरत ने दोबारा से कहा। विक्रांत जो कि अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने ये क्या कोई कंकाल है, क्योंकि इस औरत के शरीर पर खाल नहीं थी या कुछ और। इस दुनिया को बचा सकते हो, मुझे बचा लो, हम सबको बचा लो। वो औरत अपनी बात पूरी कर पाती तभी इतने में धड़ाम से वो जमीन पर गिर पड़ी, जो कि विक्रांत से ठीक 3 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। अगर 2-4 कदम वो औरत और चल पाती तो वो शायद विक्रांत पर ही गिरती। विक्रांत ने हिम्मत करके उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रांत के कांपते हाथ अभी तक उस औरत के शरीर को छू ना सके। फिर जैसे ही विक्रांत का हाथ उस औरत को टच हुआ तो उसके हाथ पर खून लगा। उस खून को साफ करने के लिए विक्रांत ने जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचा, अब याद ही बात वो अपने सामने बैठी रूही को बता पाया था कि तभी किसी ने बाहर से डोर नॉक किया। विक्रांत अंदर आने की परमिशन देता उससे पहले ही बाहर खड़े कांस्टेबल ने दरवाजा खोलकर कहा, विक्रांत सर, रघुवीर सर आप दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है आप जल्दी करें। ये सुनते ही रूही ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा तो रूही फुर्ती से उठकर बाहर भागी, क्योंकि उसके पास एक प्रीवियस केस की इंपॉर्टेंट फाइल थी। इसलिए विक्रांत का मीटिंग में लेट होना चल सकता है, लेकिन रूही का नहीं। रूही के जाने के बाद विक्रांत भी चेयर से उठा और अपने सामने टेबल पर पड़ी फाइल्स को उठाकर चल दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से 7-8 लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक मिस्टर देवराय भी हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिस सनाया भी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। मिस सनाया के जूनियर आशीष ने कॉन्फ्रेंस रूम में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर डेड बॉडी की फुटेज शो करते हुए कहा, जिस तरह इस अननोन लेडी की स्किन उतारी गई है, उसे देखकर लगता है कि जिसने भी ये किया है वो इस काम में एक्सपर्ट है। उसने इतनी बारीकी से स्किन को बॉडी से छिला है कि एक भी नस नहीं कटी। मतलब कि जो भी मर्डरर है ये उसका पहला केस नहीं है, उसने ऐसा पहले भी कई बार कर रखा होगा, राइट? मिस्टर देवराय ने पूछा, जिसके जवाब में आशीष कुछ कहता, इतने में विक्रांत दरवाजा खोलकर अंदर आया और फिर
रूही की साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गया। पर विक्रांत का उदास चेहरा देखकर इस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी विक्रांत से भी ज्यादा दुखी हो गया। उसने हमेशा अपने बेटे को कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक देखा था। यह फर्स्ट टाइम है जब उसका बेटा विक्रांत उदास और लूजर एक्सप्रेशन लिए कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ है। फिर मिस्टर देवराय ने आशीष की तरफ देखा तो आशीष ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यस सर। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिस सनाया अपनी चेयर से खड़ी हुई। मिस सनाया ने एक रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, अभी काफी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, लेकिन इस अननोन विमेन के हेयर सैंपल कलेक्ट किए और फॉरेंसिक जांच में हमें पता चला कि इसके हेयर में ब्लैक सॉइल के अवशेष मिले, जो कि नॉर्मली यहाँ से 75 किलोमीटर दूर ट्राइबल हिल के एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही मिस सनाया के वर्ड्स विक्रांत के कानों में पड़े, उसके अंदर एक उम्मीद सी पैदा हुई। लेकिन मिस्टर देवराय सोच में थे कि इस बिना खाल वाली औरत का केस वो किसे देंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं उन सबको दिख रहा है कि विक्रांत अभी इस केस के लिए मेंटली तैयार नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम में छाए सन्नाटे को दूर करते हुए मिस्टर देवराय ने पूछा, बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट कब तक आ सकती है? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बॉडी के पार्ट्स की डीप डिटेलिंग करनी होगी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मिस सनाया ने मिस्टर देवराय से कहा। मिस्टर देवराय की नजरें रह रहकर विक्रांत के उदास चेहरे पर जा रही है, लेकिन विक्रांत को जब से हेयर सैंपल में मिली ब्लैक सॉइल का पता चला तो उसके मन में तूफान सा उठने लगा। फिर मिस्टर देवराय ने रूही और विक्रांत को छोड़ सभी को बाहर जाने को कहा। विक्रांत की झुकी नजरें देखकर मिस्टर देवराय ने रूही से पूछा, तो कोई है तुम्हारी नजर में बेस्ट ऑफिसर जिसे ब्रूटल केस दिया जाए? यह सुनकर रूही शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि देवराय सर ने उसे और विक्रांत को रोका है तो ये केस उन दोनों को ही मिलने वाला है। लेकिन मिस्टर देवराय से तो कुछ और ही सुनने को मिला है। तो रूही ने हिम्मत करके कहा, सर हमारे पास विक्रांत ही बेस्ट ऑफिसर है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। रूही की ये बात सुनकर मिस्टर देवराय ने ना में गर्दन हिलाई। विक्रांत जो कि इन दोनों की बातों के बीच कुछ नहीं बोला, तो फिर मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं, इसकी हालत देखकर लगता है ये केस इसके लिए नहीं है। मिस्टर देवराय की इस बात पर रूही कुछ बोलती, इतने में विक्रांत ने गर्दन उठाते हुए अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कर सकता हूं, यकीन करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दें, नहीं तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। अगर मैं उस औरत के कातिल को सलाखों में नहीं डाल पाया तो मैं गिल्ट में ही मारा जाऊंगा। पहले ही मैं उसे बचा ना सका और अब मुझे, बेशक तुम काबिल हो, तुम पर मुझे अंधा भरोसा और इस बात का तुम्हारे बाप को तुम पर प्राउड है कि तुम मुझसे भी अच्छे ऑफिसर हो, लेकिन एक शर्त है, वो मानने पर ही मैं तुम्हें इस केस पर अपॉइंट कर सकता हूं। मिस्टर देवराय ने अपने बेटे विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर कहा। जहां एक और अभी विक्रांत के सामने उसके ही डैड ने शर्त रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंडा शहर से 75 किलोमीटर दूर ट्राइबल हिल एरिया में बनी एक गुफा में काफी लोग मौजूद हैं। सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, चेहरे पर मास्क लगा रखा है। इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी जिंदा शरीर को कफन से ढक दिया गया हो। सबकी झुकी गर्दन और सहमी आंखें किसी बड़े आदमी के आने का इशारा कर रही हैं। तभी नगाड़ों के शोर के साथ 4-5 आदमी फुली ब्लैक कपड़ों में आते हैं और सबके बीच में एक लाल लबादा पहने आदमी भी शान से चल रहा है। ये लाल कपड़ा पहना आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सफेद कपड़े वालों की गर्दन और झुकने लगती है। तभी एक ब्लैक कपड़ा पहना आदमी कहता है, मिस्टर क्लेट, सारे इंतजामात हो चुके हैं, आप बस हुक्म करें। क्लेट ने सुनते ही आगे बढ़ने का इशारा किया। आखिर कौन है ये क्लेट? इसके सामने मौजूद ये सफेद कपड़े वाले लोग कौन थे? क्या वाकई में विक्रांत को उसके डैड मिस्टर देवराय उस बिना खाल वाली औरत के केस पर अपॉइंट कर पाएंगे, या फिर विक्रांत ही कोई नया कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।